नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सिविल जज और एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसको आप देखें और अपने विचार हमको जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। तो चलिए हम क्या पढ़ा रहे हैं, भारतीय दंड संहिता 1860। तो अध्याय 2 में हमने अध्याय 3 में जैसा हमने बताया था कि दंड के विषय में प्रावधान करती है, और इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है, 53 से लेकर के 75 तक धाराएं हैं इसमें। तो इसके पहले जो हमारी 7वीं क्लास थी उसमें हमने आपको 64 तक हमने जो है वो बता चुके हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सेक्शन 65 है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब कारावास और जुर्माना दोनों दिए जा सकते हैं, माने कोई ऐसा अपराध है जिसमें कारावास भी दिया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्माना देने में चूक की जाए। यहाँ पे कारावास तो दिया ही गया है, जुर्माना भी दिया गया है, और यदि जुर्माना देने में जो है वो अभियुक्त जो है वो चूक करता है या व्यतिक्रम करता है, तो उसको अधिकतम रूप से क्या करते हैं, जुर्माना के बदले में क्या दिया जाता है, कारावास दिया जाता है। तो ऐसे कारावास की अवधि, अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि ऐसी स्थिति है तो जुर्माना ना देने पर कारावास की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है, 1/4 किसका, उस सेक्शन में, जिस सेक्शन में सूचना दी गई है उस सेक्शन की जो अधिकतम कारावास की अवधि है उसका 1/4। तो यह यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1/4। चलिए हम अगला चलते हैं, धारा 66, धारा 66। तो इसमें क्या कहा गया है, जुर्माना ना देने पर कारावास किस भ्रांति का हो सकेगा। तो किस भ्रांति का हो सकेगा, तो उसी भ्रांति का जिस भ्रांति का उस अपराध में कारावास है। जैसे हमने बताया था कि कारावास कितने प्रकार के होते हैं, 5 कारावास 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कठोर और सादा। तो उसमें यही पूछ रहा है कि यदि जुर्माना ना देने पर कारावास का अपराध दिया, वो कारावास दिया गया है, तो वो कारावास कैसा होगा, सादा होगा या कठोर होगा। तो उसमें क्या कहा गया है कि वो उस प्रकार का होगा जिस प्रकार का उस अपराध जिसके लिए उसको जुर्माना किया गया है उस अपराध के लिए कारावास है। यदि वो कारावास सादा है तो सादा होगा, यदि वो कारावास कठोर है तो कठोर होगा। तो यही लिखा हमने कि उस अपराध के कारावास की भ्रांति का होगा, उस अपराध के कारावास की भ्रांति का होगा। चलिए अगला सेक्शन है हमारा 67। तो जुर्माना ना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। माने किसी ऐसे अपराध के लिए जुर्माना किया गया है जो अपराध, उसमें कोई कारावास सजा नहीं है, केवल वो अपराध का है दंडनीय है, केवल जुर्माने दंडनीय है। तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो केवल जुर्माना ही होता है, उनमें क्या होता है, केवल जुर्माना होता है। तो यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना होता है और यदि जुर्माना देने में अभियुक्त जो है वो चूक करता है, तो उसको कितनी अवधि का कारावास हो सकता है। तो ये आपका इसमें स्पष्ट किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कारावास जो है वो, पहली बात तो है कि ऐसा कारावास किस प्रकार का होगा। तो ऐसा कारावास जो होगा वो सादा होगा, क्योंकि ऐसे अपराध जो है वो कम गंभीर होते हैं। ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर जो है वो गंभीर नहीं होता, कम गंभीर होता है। तो यदि ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना न्यायालय द्वारा किया गया है और न्यायालय जुर्माना देने में अभियुक्त क्या कर रहा है, चूक करता है, तो उसको कारावास किस प्रकार का होगा, वो कारावास किस भ्रांति का होगा, सादा होगा। और उसकी अवधि क्या होगी, कितने दिन का होगा, कितने माह का होगा, तो वो राशि के आधार पर डिसाइड होता है। जैसे राशि क्या है, यदि जुर्माने की राशि 50 रुपये तक है, ठीक है, जो न्यायालय जुर्माना लगाया है जिसमें जुर्माना देने में चूक हुई है वो राशि कितनी है, 50 रुपये है।
तो कारावास कितना हो सकता है? 2 माह का। वेरी गुड, है ना, 2 माह का। यदि वो राशि, जुर्माना की राशि 50 रुपये से तो अधिक है लेकिन 100 रुपये से अधिक नहीं है, तो कितना हो सकता है? 4 माह। और यदि वो राशि 100 रुपये से अधिक है, माने जुर्माना की राशि अगर 100 रुपये से अधिक है, तो कितना हो सकता है? 6 माह। तो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि ऐसे अपराध जो केवल जुर्माना से दंडनीय है और यदि जुर्माने का भुगतान नहीं करता है या भुगतान करने में जो है अभियुक्त क्या करता है? चूक करता है, तो अधिकतम उसको कितना कारावास हो सकता है? तो उसका आंसर क्या है आपका? 6 मास, माने कि 6 माह। तो धारा 67 में अधिकतम कारावास कितना हो सकता है? 6 मास। काहे के लिए? जुर्माना देने में चूक करने पर, माने जुर्माना नहीं देता है अगर वो, तो कितना अवधि कारावास हो सकता है? अधिकतम 6 मास, यदि अपराध केवल जुर्माना से दंडनीय है। फिर चलते हैं, अगली धारा हमारी है 68। तो जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान। तो पर्यवसान का क्या मतलब बताया हमने? समाप्त हो जाना, हो जाना। तो भुगतान कर दिया है या उद्ग्रहित कर लिया गया, माने यदि किसी अभियुक्त के ऊपर जुर्माना किया गया है, उसने जुर्माना देने में चूक की है, तो उसको अगर कारावास दे दिया गया है और इसी दौरान या तो उसने जुर्माने का जमा कर दिया है, न्यायालय में जुर्माना उसने जमा कर दिया, या किसी प्रकार से जुर्माना उससे जो है वो उद्ग्रहित कर लिया गया, मतलब वसूल लिया गया, तो क्या होगा? हेलो, तो थोड़ा सा मोबाइल बंद हो गया था, बच्चों ने ही बताया, तो थोड़ी सी बाधा हुई। तो हम आगे शुरू करते हैं। हमने बताया था धारा 68। तो धारा 68 सिंपल है आपकी, ये कहती है कि अगर जुर्माने के एवज में यदि कारावास दिया गया है तो ऐसे कारावास का पर्यवसान कब हो जाएगा? तो सिंपल ढंग से या तो उस जुर्माने की राशि का भुगतान कर दिया जाए या वो जुर्माने की राशि वसूल कर ली जाए। तो जैसे ही वसूल हो जाती है या उसका भुगतान हो जाता है, तो जो जुर्माना ना देने के एवज में जो कारावास दिया है वो पर्यवसान हो जाएगा, मतलब कि समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम, धारा 69। तो इसमें थोड़ा सा अलग बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि यदि अनुपात में, माने जुर्माना ऐसे देने की बात है, इसमें चूक हुई है जुर्माना देने में, तो अभियुक्त ने क्या किया है कि पूरा जुर्माना तो नहीं जमा किया है लेकिन कुछ अनुपात उसका जमा कर दिया है न्यायालय में, तो इससे क्या होगा? तो उसी अनुपात में इसका कारावास भी जो है कम हो जाएगा। आगे बात समझ में आ गई? हाँ बोलो जी कुछ। हाँ है ना। जुर्माना के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान माने समाप्त हो जाना। तो जिस अनुपात में जुर्माना की राशि दे दी गई है उसी अनुपात में कारावास भी उत्तर समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की राशि है, जुर्माना की राशि 100 रुपये है और 100 रुपये के एवरेज में जो है वो 30 दिन का कारावास दिया गया है। 100 रुपये जुर्माना जो है नहीं भरा अभियुक्त ने, तो उसको कितने दिन कारावास दिया गया? 30 दिन का। अब आगे चल कर के वो क्या करता है कि 50 रुपये जमा कर देता जुर्माने की राशि का, माने उसने अनुपात आधा जमा कर दिया, तो उसका जो कारावास 30 दिन का है वो भी क्या होगा? वो भी आधा होकर कितना हो जाएगा? 15 दिन हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी एमपी सीजे वगैरह में तो नहीं बनते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट है आपका और एडीजे वगैरह में इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि इस तरह के आंकड़े बता करके वो आपसे आंसर जानने का प्रयास करेगा। तो यदि आपको ये धारा के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, अगली धारा आपकी है 70 धारा है ये। तो इसमें ये बताया गया है कि जुर्माना जो है वो कब तक उद्ग्रहित माने वसूला जा सकता है। तो कहा गया है कि जुर्माना जो है वो दिए जाने के 6 वर्ष के भीतर वसूला जाएगा, लेकिन यदि जिस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया है और उसको जो है वो 6 वर्ष से अधिक का कारावास दिया गया है, तो उस कारावास के दौरान कभी वसूला जा सकेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन सिंपल आपका ऐसे ही पूछता है सिंपल कि समांतर जुर्माना जो है वो कितने वर्ष के भीतर उद्ग्रहित होगा? तो कितने वर्ष के भीतर? 6 वर्ष के भीतर।
लेकिन अलग कंडीशन उसमें और अलग कंडीशन लिखी है कि यदि अभियुक्त को जो है वो कारावास का दंड दिया गया है और ऐसा कारावास की अवधि कितनी है, 6 वर्ष से ज़्यादा है, तो फिर उस कारावास के दौरान उसको वसूला जा सकेगा। जैसे आजीवन कारावास है मान लीजिए, तो फिर उसके मृत्यु तक में कभी भी वसूल हो सकता है। ये 10 वर्ष का कारावास है तो 10 वर्ष के अंतराल दौरान में कभी वसूल हो सकता है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि यदि जिस व्यक्ति पर जुर्माना किया गया है और उसने जुर्माना देने में चूक की है तो उसकी मृत्यु हो गई अगर, तो क्या होगा, जुर्माना माफ़ हो जाएगा? नहीं, जुर्माना जो है वो उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। और एक बात हम यहाँ पे और स्पष्ट कर दें, कहीं पे लिखी नहीं है लेकिन वो बात 100% सही है, एक लॉ फैक्ट है वो, कि यदि जुर्माना अभियुक्त द्वारा नहीं दिया गया है तो उसके एवज में अगर उसने कारावास की अवधि बिता दी है और उसको कारावास दिया गया, उसने कारावास की अवधि पूरी कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जुर्माना की राशि पट गई है। जुर्माना की राशि बनी रहती है वो। अब यह बात अलग है कि सरकार जो है उसको वसूल नहीं करती है। भाई उसको दिन ही मान लेती ना कि भाई जुर्माना ना देने की वजह में उसने कारावास की अवधि भुगतना जो है वो कोई नहीं भुगतना चाहेगा। कोई अभियुक्त अपनी सज़ा जो है वो बढ़ाना नहीं चाहे कुछ रुपयों के पीछे, तो वो रुपये जमा कर देता है। तो अगर कोई ऐसा अभियुक्त है जिसने रुपये जमा नहीं किए, चूक हुई उससे, या उसके पास जमा करने के लिए पैसे नहीं थे, और क्या हुआ, उसको उसके एवज में क्या दिया गया, कारावास सज़ा दी गई, उसने कारावास की सज़ा पूरी कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि उसका जो जुर्माना जो है वो ख़त्म हो गया। जुर्माना उसका बना रहता है, यद्यपि उसको सरकार जो है उद्ग्रहित ना करे यद्यपि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 71, तो कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। तो यहाँ पे कोई ऐसा अपराध है जो अलग अलग खंडों में स्वयं में अपने आप में एक अपराध है और मिलकर के एक अपराध बनता है, तो ऐसे मामले में जो है वो दंड कितना दिया सकता है। तो उन अपराधों में से उस अपराध के लिए जिसमें सबसे अधिक दंड का प्रावधान है उसको उत्तर दंड दिया सकता है। और ये धारा निसंदेह रूप से कठिन है। यदि किसी धारा में दृष्टांत दिए गए हैं तो इसका हम प्रथम दृष्टा ये मान सकते हैं कि ये धारा जो है कठिन है, तभी इसमें इसको समझाने के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया गया है। तो इसमें दृष्टांत दिए गए हैं। चलिए हम दृष्टांत एग्जाम में आ भी जाते हैं। ये ऐसे दृष्टांत ये है 1 नंबर दृष्टांत है आपका ये का नंबर। तो इसमें क्या है, का या पर लाठी से 50 प्रहार करता है जानबूझ करके, स्वेच्छा, है ना। यहाँ पे यदि देखा जाए तो यदि एक बार लाठी से स्वेच्छा प्रहार किया जाए तो एक धारा आपकी बन जाती है, एक धारा आप पे लग जाएगी। वो क्या लग जाएगी, स्वेच्छा से क्षति कायद करना, स्वेच्छा से उपहति कायद करना, मतलब जानबूझ करके उपहति कायद करना। तो यहाँ पे कितनी लाठी मारी, 50 लाठी मारी। कितनी लाठी मारी, 50 लाठी मारी। तो इस तरह से 50 बार उस पर धारा नहीं लगाई जा सकती है। अगर 50 बार धारा लगाई जाए और एक धारा की सज़ा कितनी है, 1 वर्ष है, तो सज़ा कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। तो विधि यहाँ पे क्या कहती है कि उसको केवल जो है वो एक बार अपराध के दंडित किया जाएगा, मतलब उसकी सज़ा जो है वो कितनी होगी, केवल एक बार के लिए, कि एक बार उसने स्वेच्छा जो है वो उपहति कारित की, उसमें जो धारा लगेगी उसमें जो एक बार सज़ा होगी उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी। चलिए दृष्टांत दूसरा देखते हैं। इसमें थोड़ा सी स्थिति पलटी है। तो का या पर लाठी से प्रहार करता है, इसी दौरान एक सा नाम का व्यक्ति, स्वाभाविक है कहीं झगड़ा होता है, कोई किसी को मार रहा है, तो एक मानवीय कर्तव्य तो होता है कि हम जाकर के थोड़ा बीच बचाव करें, है ना, उसको पिटने से बचाएं। तो यहाँ पे यही हुआ है, का जो है या पर लाठी का प्रहार कर रहा है, लेकिन बीच में क्या होता है कि सा जो है बचाव करने आ जाता है। इस बात से का क्रोधित होकर के कि बहुत बड़े आए तुम बचाए वाले, है ना, बहुत बचाए वाले आए हैं, बताइए थे तुम लोग का हम, तो सा को भी लाठी मार देता है। तो यहाँ पे उसने 2 अपराध किए हैं, एक तो या को मानने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना, दूसरा सा को भी उसने स्वेच्छा उपहति कारित की है, तो उसको 2 दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
धारा 72 तो कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो मतलब कोई ऐसा अपराध है जो कई अपराधों से मिलकर के बनता है आपका, या एक व्यक्ति पर जो है वो कई अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। एक बार फिर से बंद हो गया था तो फिर से शुरू किया गया है। तो हम बता रहे थे आपको धारा 72 के बारे में। तो धारा 72 में ये कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध के आरोप लगाए गए हैं और न्यायालय में जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए अभियोजन पक्ष द्वारा, उसमें से कोई एक अपराध तो कारित किया जाना पाया गया है कि माने अभियुक्त ने कोई एक अपराध किया है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है जिस पे आरोप लगाए गए हैं, अगर 3 अपराध हैं तो उसमें से कौन सा अपराध किया है, इस बात पे संदेह है तो उसको किस अपराध की सज़ा दी जाएगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसकी सज़ा जो है वो सबसे कम है। माने जो सबसे छोटा अपराध है उसके लिए उसको जो है वो सज़ा दी जाएगी। चलिए हम चलते हैं, अगली धाराएं हमारी हैं 74 और वो 73 और 74। तो इन दोनों को हमने मिला करके हम पढ़ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको धारा ही याद रखना है कि धारा 73 और 74 जो है वो एकांत परिरोध से संबंधित हैं। और एकांत परिरोध है क्या, तो अभियुक्त को जब कठोर कारावास दिया जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो उसको दुनियादारी से काट करके उसको जो है वो अकेले रखा जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकांत परिरोध बोलते हैं। तो पहली बात तो याद रखिए कि धारा 73 और 74 काहे संबंधित है, एकांत परिरोध से। एकांत परिरोध है क्या, माने अभियुक्त को दुनियादारी से अलग रखना क्या है, एकांत परिरोध है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ऐसा मानना है कि यदि कोई व्यक्ति जब अकेले होता है तो वो अपने किए हुए गलत कार्यों का जो है वो पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करने से उसके पाप जो है वो धुल जाते हैं और आगे उसको जो है वो एक प्रेरणा मिलती है कि आगे हम इस तरह के अपराध ना करें। ये हमारी गांधीवादी विचारधारा से मिलते हैं। तो गांधी जी भी यही कहा करते थे कि यदि किसी व्यक्ति ने पश्चाताप कर लिया है तो उसके संपूर्ण पाप जो है वो क्या होते हैं, धुल जाते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो एक तो बात ये है आपकी कि जहाँ पे कठोर कारावास है, माने जहाँ पे कठोर कारावास सजा दी जा सकती है या दी गई है, तो उसी के साथ ही एकांत परिरोध का कारावास होगा। माने एकांत परिरोध कहाँ पे होगा, कठोर कारावास के मामले में होगा। जहाँ कारावास सादा है वहाँ पे एकांत परिरोध नहीं होगा। फिर दूसरा हम देखते हैं कि एकांत परिरोध अधिकतम कितनी अवधि का हो सकता है। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो कितनी, कहाँ लिखा 6 माह, अधिकतम अवधि 3 मास, ये लिखा है। अधिकतम अवधि कितनी है, 3 मास। 6 मास विकल्प में जरूर रहेगा आपके, वो गलत होगा अगर लगाओगे तो, अगर लगाओगे तो गलत होगा। देखा ना, एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, कितनी होगी अधिकतम अवधि, 3 माह, 3 मास या 3 माह, ये लिखा। हाँ तुम उसको पढ़ गए है ना, तो हमने लिखवाई तो था पहले। फिर कारावास के आधार पर अवधि है ना, कारावास माने कितना कारावास दिया गया है कि कितना उसको एकांत परिरोध दिया जाए। तो कारावास की अवधि पर एकांत परिरोध की अवधि, तो यदि कारावास जो है 6 माह का है तो कितना दिया सकता है, 1 माह। यदि कारावास जो है वो 1 वर्ष तक का है तो कितना हो सकता है एकांत परिरोध, 2 मास। और यदि कारावास 1 वर्ष से अधिक का है तो कितना हो सकता है, 3 क्यों, क्योंकि 3 से अधिक एकांत परिरोध होता ही नहीं है, 3 से अधिक एकांत परिरोध होता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं एकांत परिरोध की एक बार में कितने अवधि हो सकता है, एक बार में। तो लिखा हुआ है, ये धारा 74 में लिखा हुआ है कि एकांत परिरोध की अवधि तो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं, ठीक है। माने एकांत परिरोध की अवधि जो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा, और फिर 14 दिन का उसमें अंतराल होगा। माने 2 एकांत परिरोध के बीच में 14 दिन होगा, फिर 14 दिन एकांत परिरोध नहीं होगा,
फिर 14 दिन होगा। तो कम से कम 14 दिन का अंतराल होना आवश्यक है। लेकिन यदि कारावास की अवधि कितनी है, कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है, माने अभियुक्त को जो है वो 3 माह से अधिक का कारावास दिया गया है, तो एक बार में अवधि कितनी होगी, 7 दिन। कितनी होगी, 7 दिन। कहाँ पे लिखा है, एक बार में 7 दिन होगी, ये लिखा है ना, 7 दिन से अधिक नहीं होगी। और इसमें भी 7-7 दिन का जो है वो कम से कम अंतराल होगा। तो इसको समझ गए। मेंस परीक्षा में आपका ये टिप्पणी लिखने के एकांत प्ररोध आता है, कि एकांत प्ररोध लिख देगा वो, उसमें आपको जो है वो करीब 100-150 शब्द में आपको जो है वो लिखना होगा। तो हम या तो धारा 73 और 74 हूबहू लिख दें, जो बहुत कठिन काम है, तो हम इसका सार निकाल के लिख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि धारा 73-74 जो है वो एकांत प्ररोध से संबंधित है। एकांत प्ररोध का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। एकांत प्ररोध जो है वो एक बार में अधिकतम कितना हो सकता है, 300 हो सकता है। कठोर कारावास के मामले में ही दिया जाता है ये। और नीचे की चीज़ें हम लिख दें तो हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, एक धारा हमारी और बची थी, अध्याय की लास्ट धारा है अध्याय 3 की, सेक्शन 75 है ना। तो पूर्व दोष सिद्धि के बाद यदि किसी अभियुक्त को जो है पूर्व दोष सिद्धि कर दी गई है और उसने अध्याय 12 जो सिक्का से संबंधित है, तो सिक्का से याद रखिए अध्याय 12, तो 12 आना बोलते हैं अपन, 12 आना, आना माने क्या होता है, सिक्का। तो अपन समझ जाएंगे अध्याय 12 जो है वो काहे संबंधित है, सिक्का संबंधी अपराध है उसमें। और अध्याय 17 तो ये काहे संबंधित है, आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराध है इसमें। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी अभियुक्त ने किसी व्यक्ति ने को अगर पहले से एक बार दोष सिद्ध किया जा चुका है और उसके द्वारा अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन ऐसा कोई अपराध किया गया है जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, जो 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, उसको वो पुनः करता है, तो फिर उसको जो है उस अपराध की सज़ा जो है वो बढ़ी हुई मिलेगी। और बड़ी सज़ा को क्या बोलते हैं, वर्धित दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्धित दंड। तो उसको बड़ी सज़ा मिलेगी। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी धारा वर्धित दंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। तो 75 माने बढ़े हुए दंड से। वर्धित दंड मतलब क्या होता है, हाँ, जैसे एक बार अपराध करते हैं हम और उसी अपराध को हम फिर से करते हैं, तो यदि कानून में ये प्रावधान है कि अगर अपराध को आप दोहराएंगे तो आपकी सजा जो है वो अधिक होगी। वही अपराध है, हाँ, वही अपराध माने उसकी कैटेगरी का अपराध जिसकी सजा 3 वर्ष या से अधिक है, अगर उस अपराध को पुनः दोहराता है वो, तो उसको बढ़ाऊ दंड मिलेगा। और दंड कितना है, दंड पूछ सकता है आपका, तो दंड तो है एक तो आजीवन